नमस्कार दोस्तों, आज हम बाल भास्कर बाल पत्रिका से 31 अक्टूबर 2025 के संस्करण से सामान्य ज्ञान के प्रश्न और तथ्य लेकर आए हैं। तो चलो देखते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हम गुरु नानक जी के अनमोल वचन देखते हैं। कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, हमेशा विनम्रता से जीवन जीना चाहिए। घमंड से सब कुछ बर्बाद हो जाता है, इसलिए घमंड से बचें, तभी जीवन में सुख शांति आ सकती है। ईश्वर की भक्ति करने वालों को किसी से डरने की ज़रूरत नहीं होती। जब हम किसी की मदद करते हैं तो परमात्मा हमारी मदद करते हैं, इसलिए दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहें। यह गुरु नानक जी के अनमोल वचन थे। अब हम आगे देखते हैं। अब हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखते हैं। वस्तुनिष्ठ पहला प्रश्न है, मुँह मीठा करना, इस मुहावरे का इनमें से अर्थ बताइए। आ है खुशी बांटना, आ अच्छी अच्छी बातें करना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है खुशी बांटना। मुँह मीठा करने का अर्थ है खुशी बांटना। जैसे किसी विद्यार्थी को परीक्षा में सफलता मिल जाती है तो कहते हैं मुँह मीठा कर लो, या कोई खुशी होती है तो उस वक्त भी यह शब्द प्रयोग किया जाता है कि मुँह मीठा कर लो। दूसरा वाला वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, मना करना के लिए मुहावरे की भाषा में क्या कहा जाता है। आ विकल्प है टाल मटोल करना, आ विकल्प है अंगूठा दिखाना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अंगूठा दिखाना। मना करना, अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ है। तीसरा वाला प्रश्न है, एक लोकप्रिय हिंदी कहावत के अनुसार पेड़ पर क्या नहीं उगता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, यहाँ पर विकल्प है पहले आ है धन, आ है पतित। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है धन। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा वाला प्रश्न है, कोशिश करने वालों की खाली स्थान नहीं होती। इस कविता को नीचे दिए गए शब्दों में से एक चुनकर पूरा कीजिए। आ विकल्प है जीत और आ विकल्प है हार। तो इस प्रश्न का उत्तर है हार। यह मतलब एक कविता है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो यह कविता लिखी थी हरिवंश राय बच्चन जी ने, और जिनकी एक कविता है तो उसी के अनुसार कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो यह इस प्रश्न का उत्तर है हार नहीं होती। पांचवा वाला प्रश्न है, किस राष्ट्रीय उद्यान में आप शेर सफारी पर जा सकते हैं। तो इस प्रश्न का विकल्प है गिर राष्ट्रीय उद्यान और आ है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान है गुजरात में और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड में। तो इस प्रश्न के अनुसार इस प्रश्न का उत्तर होगा गिर राष्ट्रीय उद्यान। छठवां वाला प्रश्न है, इनमें से आपको आमतौर पर स्नूज बटन किसमें मिलेगा। यहाँ पर विकल्प दिए हैं आ प्रेशर कुकर, आ अलार्म घड़ी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अलार्म घड़ी। अब हम आगे देखते हैं अन्य जानकारी। अब हम कुछ शब्दों के अर्थ देखेंगे, जैसे आवास, निवास और प्रवास, इनका अर्थ देखेंगे। घर के लिए आपने अक्सर दो शब्द सुने होंगे, पहला आवास और दूसरा निवास। आवास और निवास दोनों शब्द रहने के स्थान से जुड़े हैं। हम लोग भी अपने घर को कभी आवास तो कभी निवास कहते हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। आवास यानी रहने की जगह, वह स्थान जहाँ कोई जीव रहता है उसे आवास कहते हैं। आवास का अर्थ है किसी भी जीव का वह स्थान या परिवेश जहाँ वह रहता है, भोजन करता है और अपनी सभी आवश्यकताएं पूरी करता है। तो यह आवास का अर्थ है। और अब हम निवास देखते हैं।
निवास निवास बसने की क्रिया का भावमात्र निवास कहलाता है। प्रवास प्रवास का अर्थ है किसी स्थान पर कुछ समय तक रुकना या अस्थायी रूप से रहना। जैसे हर साल लाखों पक्षी शीतकाल के लिए दक्षिण की ओर प्रवास करते हैं ताकि वे गर्म जलवायु और अधिक भोजन खोज सकें। नौसिखिया नौसिखिया का अर्थ होता है नया सीखने वाला व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति जो किसी विशेष कार्य, गतिविधि या क्षेत्र में नया और अनुभवहीन हो। वाक्य श्रेया को परीक्षा के लिए देर हो रही थी और गाड़ी का चालक नौसिखिया था। आखिरकार वह परीक्षा कक्ष में बहुत विलंब से पहुंची। श्रद्धावनत अर्थ अवनत यानी झुका हुआ। श्रद्धावनत का अर्थ है श्रद्धापूर्वक झुका हुआ या आदरपूर्वक नतमस्तक। वाक्य आदित्य ने मंदिर में प्रवेश करते ही भगवान की मूर्ति के समक्ष श्रद्धावनत होकर प्रणाम किया। अब हम अन्य जानकारी देखते हैं। भारत का नेपोलियन भारत के नेपोलियन के बारे में अब हम पढ़ते हैं। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। सम्राट समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम ने 319-20 ईस्वी में एक नए संवत की शुरुआत की जिसे बाद में गुप्त संवत कहा गया। चंद्रगुप्त प्रथम के समय से गुप्तों का प्रभाव बढ़ने लगा। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि वह वहीं अपने वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता था। उसी के काल में गुप्त लोग सामंत स्थिति से बाहर आए और राज्य निर्माता बने। चंद्रगुप्त ने अपने राज्य में एक मजबूत शासन व्यवस्था खड़ी की और पाटलिपुत्र में पुनः न्याय और समृद्धि का दौर शुरू हुआ। चंद्रगुप्त के बाद समुद्रगुप्त राजगद्दी पर बैठा। पाटलिपुत्र उसकी राजधानी थी। प्रश्न आ जाता है कि समुद्रगुप्त की राजधानी क्या थी। तो समुद्रगुप्त की राजधानी पाटलिपुत्र थी जो अभी वर्तमान में पटना पड़ता है, जो बिहार की राजधानी है। वह सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम और लक्ष्मी राजकुमारी कुमार देवी का पुत्र था। बचपन से ही वह बुद्धिमान, वीर और न्यायप्रिय होने के साथ महान संगीतज्ञ भी था। उसे बीड़ा वादन में विशेष रुचि थी। अपने कुछ सिक्कों पर वह बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। समुद्रगुप्त का संकल्प राज्याभिषेक के बाद समुद्रगुप्त ने भारत को एकजुट और शक्तिशाली बनाने का संकल्प लिया। इतिहासकारों के अनुसार उसने उत्तर से दक्षिण तक अनेक विजयों के साथ अपना साम्राज्य फैलाया। उसकी विजयों का उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में हुआ है। दक्षिण भारत में उसने जीते हुए राज्यों के राजाओं से उपहार आदि लेकर राज्य वापस लौटा दिए थे। बदले में उन राजाओं ने समुद्रगुप्त को अपना सम्राट मान लिया था। इतिहासकार उसे भारत का नेपोलियन कहते हैं। सिक्के जारी किए। तो चंद्रगुप्त ने अपने विजय अभियान के बाद उसने अश्वमेध यज्ञ किया और अश्वमेध प्रकार के सिक्के भी जारी किए। इसके अतिरिक्त उसकी 5 प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं और प्राप्त हुई हैं, जिनके नाम क्रमशः गरुड़ प्रकार, धनुर्धारी प्रकार, परशु प्रकार, व्याघ्र हनन प्रकार, बीड़ा वादन प्रकार आदि है। सुनामी हर साल 5 नवंबर को वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे मनाया जाता है। सुनामी क्या है, क्यों आता है और इसके सुरक्षा उपाय क्या क्या हैं, चलिए जानते हैं। वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे मनाने का उद्देश्य। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य सुनामी के खतरों को और प्रभावों के बारे में लोगों को
लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। इसके माध्यम से लोगों को सुनामी से सुरक्षा उपायों के बारे में जानकारी दी जाती है। सुनामी के जोखिम को कैसे कम कर सकते हैं, इसके बारे में भी लोगों को बताया जाता है। सुनामी अवेयरनेस डे की शुरुआत कब हुई? तो साल 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। यह दिन उन लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए भी है जो सुनामी से प्रभावित हुए हैं। सुनामी क्या है? सुनामी समुद्र में भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट या भूस्खलन के कारण उत्पन्न होने वाली लहरें होती हैं। सुनामी के कारण जनहानि और संपत्ति को भारी नुकसान होता है। सुनामी आने से कितनी देर पहले पता चल जाता है? सुनामी आने के बारे में पता चलने का समय इस बात पर निर्भर करता है कि भूकंप का केंद्र कितनी दूर है। यदि भूकंप तट के पास आता है तो सुनामी कुछ ही मिनटों में पहुंच सकती है। अगर भूकंप तट से दूर आता है तो चेतावनी का समय घंटों में भी हो सकता है, जिससे सुरक्षा की तैयारी के लिए समय मिल जाता है। सुनामी आने से पहले चेतावनी देने के लिए कई तरह के सिस्टम बनाए गए हैं। इनमें समुद्र के अंदर लगे सेंसर, भूकंप मापक यंत्र और उपग्रह शामिल होते हैं। ये सिस्टम समुद्र में होने वाले बदलावों को ट्रैक करते हैं और सुनामी आने की संभावना का पता लगाते हैं। इसके अलावा सुनामी आने से पहले समुद्र के जल स्तर में भी अचानक बदलाव हो सकता है और सेंसरों की मदद से इन बदलावों को मापा जाता है। वहीं उपग्रह समुद्र की सतह पर होने वाले बदलावों को ट्रैक करते हैं और इसकी चेतावनी जारी करते हैं। कितनी ऊंचाई तक उठ सकती हैं लहरें? सुनामी की लहरों की ऊंचाई अलग अलग हो सकती है। खुले समुद्र में ये लहरें कम ऊंचाई की होती हैं, लेकिन जब ये लहरें तट के पास पहुंचती हैं तो उनकी ऊंचाई बढ़ जाती है। कहीं कहीं तो ये लगभग 30 मीटर या उससे भी ज़्यादा हो सकती हैं। अब हम बात वीरता पुरस्कारों की करते हैं। परमवीर चक्र। परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च शौर्य सैन्य अलंकरण है। यह युद्ध के मैदान में असाधारण बहादुरी दिखाने वाले सैनिकों को दिया जाता है। यह सम्मान भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के जवानों को उनकी बहादुरी के लिए दिया जाता है। युद्ध या युद्ध जैसे हालात में भी प्रदर्शित वीरता के लिए यह सम्मान दिया जाता है। अक्सर यह मरणोपरांत दिया जाता है, हालांकि कुछ मामलों में यह जीवित रहते हुए भी प्रदान किया गया है। कब हुई स्थापना? परमवीर चक्र 26 जनवरी 1950 को स्थापित किया गया था, लेकिन इसे 1947 से प्रभावी किया गया। सबसे पहले मेजर सोमनाथ शर्मा को 3 नवंबर 1947 को उनके बहादुरीपूर्ण कारनामे के लिए प्रदान किया गया था। किसने किया डिजाइन? परमवीर चक्र का डिजाइन सावित्री खानोलकर उर्फ सावित्रीबाई ने बनाया था। वे स्विस मूल की थी। सावित्री खानोलकर का असली नाम ईव यवोन मैडी डी मारोस था। उन्होंने 1950 में स्थापित परमवीर चक्र का डिजाइन तैयार किया, जिसे अब तक बदला नहीं गया है। परमवीर चक्र को अमेरिका के सम्मान पदक तथा यूनाइटेड किंगडम के विक्टोरिया क्रॉस के बराबर दर्जा हासिल है। पुरस्कार राष्ट्रपति के हाथों। देश के तत्कालीन राष्ट्रपति अपने हाथों से यह पुरस्कार प्रदान करते हैं। 1947 से आज तक यह पुरस्कार 4 बड़े युद्ध लड़े जाने के बाद केवल 21 सैनिकों को ही दिया गया है। ऐसा क्यों होता है? गिरगिट अपना रंग कैसे बदलता है? गिरगिट एक ऐसा जीव है जो अपना रंग बदल सकता है।
वह ऐसा इसलिए करता है ताकि अपने दुश्मनों से बच सके। आसपास के माहौल में घुल मिलकर वह अपनी रक्षा करता है। गिरगिट की त्वचा में खास सेल होते हैं जिन्हें क्रोमेटोफोरेस कहा जाता है। ये सेल उनके दिमाग के आदेश पर काम करते हैं। जब गिरगिट को खतरा महसूस होता है तो उसका दिमाग इस सेल को फैलने और सिकुड़ने का संकेत देता है। इसी वजह से उसका रंग बदल जाता है और वह आसपास के माहौल जैसा दिखने लगता है। कुत्ते अपनी पूंछ क्यों हिलाते हैं? जब कुत्ते अपनी पूंछ हिलाते हैं तो वे हमें बताते हैं कि वो क्या महसूस कर रहे हैं, जैसे खुश होना, उत्साहित होना, डरना या घबराना। पूंछ के हिलने और कुत्ते के हाव भाव से यह आसानी से समझा जा सकता है कि वह हमसे क्या कहना चाहता है। अगर कुत्ता बहुत खुश या उत्साहित है तो वह अपनी पूंछ को तेजी से गोल गोल या लेफ्ट राइट घुमाकर हिलाता है। अगर वह अपनी पूंछ को नीचे करके धीरे धीरे हिलाता है तो इसका मतलब है कि वह थोड़ा डरा या घबराया हुआ है। यदि वह अपनी पूंछ को पैरों के नीचे दबा लेता है तो वह बहुत डरा हुआ होता है। अजब गजब। मच्छर के पंख एक सेकंड में 500 बार तक फड़फड़ाते हैं और मच्छर अपने वजन से 3 गुना ज़्यादा खून चूस सकते हैं। वर्ष 1900 से 1920 तक रस्साकशी को ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में शामिल किया गया था, लेकिन अब यह ओलंपिक खेलों का हिस्सा नहीं है। ई अंग्रेजी अल्फ़ाबेट का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला अक्षर है। बिना भोजन के एक व्यक्ति लगभग 1 महीने तक जीवित रह सकता है, लेकिन पानी के बिना केवल 1 सप्ताह तक। अगर कोई मक्खी सब्जी तौलते समय तराजू पर बैठ जाए तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वही मक्खी अगर सोना तौलते समय तराजू पर बैठ जाए तो उसकी कीमत लगभग 10,000 रुपये तक बढ़ जाती है। बाज एक ऐसा शक्तिशाली पक्षी है जो लगभग 6 किलो तक वजन उठाकर आकाश में उड़ सकता है। अब मानवता के हित के लिए नोबेल पुरस्कारों के बारे में जानेंगे। इस वर्ष 6 क्षेत्रों में 14 विजेताओं को नोबेल पुरस्कार दिए गए। किन किन क्षेत्रों में किन्हें यह पुरस्कार प्राप्त हुआ, आइए जानते हैं। मेडिसिन का नोबेल। इंसानी शरीर में इम्यून सिस्टम को समझने और उसे नियंत्रित करने की दिशा में अहम खोज करने वाले 3 वैज्ञानिकों मैरी ई ब्रंको, फ्रेड रैम्सडेल और सिमोन साकागुची को 2025 का मेडिसिन का नोबेल सम्मान देने की घोषणा की गई है। इन वैज्ञानिकों ने खोज की है कि कैसे एक खास तरह की कोशिका इम्यून सिस्टम को खुद पर आक्रमण करने से रोक सकती है। रिसर्च से यह भी समझने में मदद मिली कि शरीर इम्यून रिस्पॉन्स कैसे कंट्रोल करता है। यह खोज कई गंभीर बीमारियों के इलाज में क्रांतिकारी बदलाव लाएगी। भौतिकी का नोबेल। अमेरिका के 3 वैज्ञानिकों जॉन क्लार्क, मिशेल डेबोरेट और जॉन मार्टिनेस को भौतिकी के नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। इन्हें यह पुरस्कार इलेक्ट्रिक सर्किट में मैक्रोस्कोपिक क्वांटम टनलिंग और एनर्जी क्वांटाइजेशन की खोज के लिए दिया गया। वैज्ञानिकों की यह खोज क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, क्वांटम कंप्यूटर और क्वांटम सेंसर्स जैसे क्षेत्रों में अगली पीढ़ी की तकनीक के विकास में मदद करेगी। रसायन का नोबेल। रसायन विज्ञान का नोबेल। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस द्वारा रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और उमर एम यागी को धातु कार्बनिक ढांचे के विकास के लिए दिया जाएगा। सुसुमु कितागावा जापान, रिचर्ड रॉबसन यूके और उमर एम यागी यूएसए के रसायन शास्त्री हैं। अर्थशास्त्र का नोबेल। अर्थशास्त्र का नोबेल जोएल मोकिर, फिलिप
अगियो और पीटर हॉविट को दिया गया है। यह सम्मान इनोवेशन से प्रेरित आर्थिक विकास और क्रिएटिव डिस्ट्रैक्शन की प्रक्रिया को बेहतर तरीके से समझाने के लिए मिला है। जोएल मॉकेर नीदरलैंड के अर्थशास्त्री, फिलिप एगियन फ्रांसीसी अर्थशास्त्री और पीटर विल्किंसन हॉविट कनाडाई अर्थशास्त्री हैं। साहित्य का नोबेल हंगरी के लेखक लासलो क्रासजाना होर्काई को उनकी प्रभावशाली कृतियों के लिए प्रदान किया गया है। लासलो क्रासजना होर्काई एक हंगेरियन उपन्यासकार और पटकथा लेखक हैं। वे कठिन और जटिल शैली में रचित उपन्यासों के लिए जाने जाते हैं। शांति का नोबेल वैश्विक शांति में उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्तियों और संगठनों को सम्मानित करते हुए नोबेल शांति पुरस्कारों की घोषणा की गई है। इस वर्ष नोबेल समिति ने शांति के लिए वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरेना मचाडो को 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार देने की घोषणा की गई। उन्हें यह पुरस्कार लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए उनके संघर्ष और तानाशाही से लोकतंत्र में शांतिपूर्ण परिवर्तन के प्रयासों के लिए मिला है। तो दोस्तों, यह बाल भास्कर 31 अक्टूबर 2025 के संस्करण से सामान्य ज्ञान के कुछ तथ्य और वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे। आशा करते हैं दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।